हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर डी के कौशिक। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पूरे विश्व की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। लगभग सभी विद्यार्थी और शिक्षकगण अपने अपने घरों में हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में रहकर ही बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में मैं कुछ योगदान देना चाहता हूं। ने इस ऐप के माध्यम से मैं आपको रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि इसमें जितनी कहानियाँ हैं, जितनी कविताएं हैं, उन सब को मैं ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और घर में ही रहकर आप अपने अध्ययन कार्य में लगे रहें। देखिए, करना क्या है आपको कि आप अपनी किताब को अपने सामने रखें और मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप सुने। मैं इसकी हिंदी करूंगा, अर्थ भी समझाता चला जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक एक शब्द को समझ जाएंगे और इस प्रोज सेक्शन का क्या थीम है इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आप भली भांति तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मैं पढ़ता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. देखिए क्या अर्थ है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। पॉपुलरली नोन का मतलब है लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे। एज बापू मतलब बापू के रूप में, और द फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के रूप में। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसका मतलब है वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, मतलब वो ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे देन ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता की अपेक्षा। मतलब वे एक राजनेता की अपेक्षा एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स मतलब है मुख्य हथियारों के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने क्या प्रयोग किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को प्रमुख हथियारों के रूप में। एंड हेल्प इंडिया, और भारत को मदद किया, गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक।
ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब वे पूर्ण रूप से, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतः, डोमिनेटेड मतलब हावी रहे किस चीज पे, तो इंडियन पॉलिटिक्स पर, भारतीय राजनीति पर। ही डाइड मतलब वे मर गए एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है सरफिरा, जिसका दिमाग घूम गया हो, ठीक है। तो ही डाइड, वे मर गए एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक फैनेटिक के हाथों, एक सरफिरे के हाथों, ऑन 30th of January, 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा है। इसकी अगर हिंदी करें तो अर्थ हुआ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी बायोग्राफी का नाम है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य लेख, बहुत सारे लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो कि उन्होंने लिखा यंग इंडिया के लिए, यंग भारत के लिए। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और भाषण जो उन्होंने दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। ये क्या करता है, रिवील हिम, रिवील हिम का मतलब उन्हें प्रकट करता है, उजागर करता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में, न सिर्फ एक ओरिजिनल विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि इडियोमेटिक मतलब है मुहावरेदार, चेस्ट का मतलब शुद्ध, का मतलब यहां है कि वे न सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में प्रकट होते हैं, बल्कि एक महान मास्टर, किस चीज के, तो शुद्ध और इडियोमेटिक इंग्लिश के, मतलब मुहावरेदार इंग्लिश के। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए भाग में, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता की मजबूत आधारशिला के बारे में। यहाँ साउंड फाउंडेशन का मतलब है मजबूत आधारशिला। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, विदस्टैंड का मतलब होता है सहना, सहन करना, और इसी का पास्ट है विदस्टूड, पास्ट पार्टिसिपल। तो विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, जिसने सफलतापूर्वक सहा है, द पासेज ऑफ टाइम मतलब समय के गुजराव को, समय के पासेस को, समय जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ है उसके परिवर्तन को सफलतापूर्वक सहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, जिसके पास प्रवृत्ति है, जिसकी टेंडेंसी है, जिसकी प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मटेरियली, प्रिविलेज का मतलब है बढ़ावा देना, मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब भौतिकवादिता। तो पाश्चात्य सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति है मटेरियलिटी को बढ़ावा देना, भौतिकवादिता को बढ़ावा देना, कैन नॉट मैच, मैच नहीं कर सकता है, मेल नहीं खा सकता है, किससे, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, इसका मतलब है जो कि नैतिकता को बढ़ावा देता है। क्या इसका अर्थ हुआ कि पश्चिमी सभ्यता जिसमें प्रवृत्ति है क्या, मटेरियलिटी को बढ़ावा देने का, यानी भौतिकवादिता को बढ़ावा देना, वो मेल नहीं खा सकता है किससे, भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता है।
जो कि क्या करता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। अभी पूरे विश्व में क्या हो रहा है यह आपसे छिपा नहीं है, संपूर्ण जगत त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ महात्मा गांधी की बातें सच साबित होती प्रतीत हो रही है। भारत ने अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए पूरे विश्व की रक्षा के लिए तथा संपूर्ण मानवता की रक्षा करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है। अब तो अमेरिका, ब्राजील, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों के द्वारा ही नहीं, अपितु लगभग सभी देशों के द्वारा भारत और भारतीय मूल्यों की पूरी प्रशंसा की जा रही है। स्विट्जरलैंड ने तो अपने सबसे बड़े पर्वत पर भारत का तिरंगा लहराकर भारत का समर्थन किया है। पूरे विश्व में भारतीयता और भारतीय संस्कृति की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। कई देश तो नमस्ते एवं कई भारतीय शैलियों को अपनाकर पूरे संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। खैर, मैं इस संदर्भ में बातें करने लगूं तो हम महात्मा गांधी की इस रचना को ठीक से समझने से वंचित रह जाएंगे। तो आइए हम इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सबसे पहले पॉइंट को समझें। सबसे पहला पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता को इवॉल्व किया है, विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसको संसार में बीट नहीं किया जाएगा, इसे हराया नहीं जाएगा, इसे हराया नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष ने जिस सभ्यता को विकसित किया है उस सभ्यता को किसी संसार के किसी भी कोने में हराया नहीं जा सकता है, नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसकी कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस ने सेम फेट को शेयर कर लिया, यानी ग्रीस के साथ भी वैसा ही हुआ। और द माइट ऑफ द फराओज वॉज ब्रोकन, फराओ की जो ताकत थी ना वो भी अब टूट गई, समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पाश्चात्य हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। देखो, महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कि चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज देखो स्थिति हमारे सामने है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अभी भी, भारत अभी भी somehow और अदर किसी न किसी तरह से साउंड एट द फाउंडेशन, हमारी आधारशिला से मजबूत है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भारत अभी इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में भी बहुत अच्छी स्थिति में है? क्या हम आधारशिला से मजबूत है या नहीं? महात्मा गांधी की यह बात सत्य साबित हो रही है या नहीं? बिल्कुल। तो गांधी जी ने कहा है कि इंडिया इज स्टिल, इंडिया अभी भी somehow और अदर किसी न किसी तरह से साउंड एट द फाउंडेशन, आधारशिला से मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, यूरोप के लोग सीखते हैं देयर लेसन्स, अपने पाठों को, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोप वाले लोग जानते हैं कहां से सीखते हैं अपने लेसन को? तो ग्रीस और रोम के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ पढ़ के चीजों को सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि उनके फॉर्मर ग्लोरी में, उनके पूर्व के गौरव में ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने के क्रम में, जानते हो क्या बोलते हैं ये लोग यूरोप वाले? इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट
यूरोप वाले ना कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग ग्रीस और रोम की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। हाँ, कि ग्रीस ने और रोम ने जो गलतियां की है उन गलतियों को हम लोग नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब है कि उस यूरोपियन शिष्यों को पता है कि उनके जो ग्रीस और रोम के जो गुरु हैं उन्होंने गलतियां की है, उन्हें बिल्कुल पता है। जस्य गुरु तस्य शिष्य, यही स्थिति हो रही है। तो यूरोप वाले इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ग्रीस और रोम ने जो गलतियां की है हम उसको नजरअंदाज करेंगे। देखिए जरा, गांधी जी कहते हैं सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। मुझे विश्वास है कि आप एक एक शब्द को ठीक से समझ रहे हैं। बस अगर लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इन्हीं सारी चीज़ों को बार बार सुने, एक एक करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए, मुझे पूरा विश्वास है सब आ जाएगा। चलिए हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ, मैंने पढ़ाया भी था के मध्य में, याद है? तो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में, इन सबों के मध्य में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब जिसे मूव नहीं किया जा सकता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। तो इंडिया इमूवेबल है, दैट इज हर ग्लोरी, और वही उसका क्या है? गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। जानते हैं पहले लोग चार्ज करते थे, आरोप लगाते थे इंडिया पर, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन अब तो खैर समझ में आने लगा है लोगों को। तो इंडिया इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ न ये चार्ज है, ये आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि इसके जो लोग हैं ना इतने असभ्य हैं, इतने इग्नोरेंट हैं, अनभिज्ञ हैं, इतने स्टोलिड हैं, इतने मूर्ख हैं, जिद्दी हैं, दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि संभव ही नहीं है कि हम लोग उन्हें मना सकें परिवर्तन को अपनाने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, अपनाने के लिए हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। इतने अज्ञानी ये लोग हैं, इतने असभ्य लोग हैं, इतने स्टोलिड लोग हैं कि हम लोग तो इन्हें मना ही नहीं पाएंगे। ऐसा आरोप लगाते हैं भारत के बारे में, भारत के ऊपर। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। आपको क्या लगता है ये जो आरोप है ये हमारा क्या सचमुच में हमारे ये सब डिमेरिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे मेरिट के खिलाफ आरोप है और ये प्रत्यक्ष साबित होता दिखाई पड़ रहा है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो कि हम लोगों ने टेस्ट किया है, जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के एनविल पर, अनुभव की निहाई पर। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को चेंज करने की हिम्मत नहीं है, हम लोगों को बदलने का साहस नहीं है। क्यों भाई, क्यों बदलें? हमारा जब सबसे बढ़िया चीज है तो हम उसे बदलें क्यों? Many thrust their advice upon India. बहुत सारे लोग भारत को सलाह देते हैं, मुफ्त में कई लोग सलाह देते हैं। तो many thrust their advice upon India, कई लोग भारत को सलाह देते हैं, and और she remains steady, और फिर भी देखो वो वैसे की वैसे ही है, स्थिर है भारत। That is her beauty, वही उसकी सुंदरता है। It is the sheet anchor of our hope, और ये हमारे आशा की किरण है, ये हमारे लिए शीट एंकर का काम करता है, आशा की किरण है। तीसरा पॉइंट देखो, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए इसमें क्या कहा गया, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता व्यवहार का वह तरीका है
विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो कि मनुष्य को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पथ, कर्तव्य का रास्ता। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन भी होता है, लेकिन यहां पालन करना के अर्थ में है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन, नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल, जो एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि कर्तव्य का निर्वहन तथा नैतिकता का पालन एक दूसरे के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। टू ऑब्जर्व मोरालिटी मतलब है नैतिकता का पालन करने का जो अर्थ है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। मतलब है कि नैतिकता का पालन करने का अर्थ है अपने मस्तिष्क और आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना। ठीक है, तो सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती इक्विवेलेंट मतलब है गुजराती भाषा में इसके बराबर ही जो कहा जाता है सिविलाइजेशन के बारे में, सिविलाइजेशन के बदले में जो प्रयोग किया जाता है गुजराती में, उसका मतलब जानते हैं क्या है? उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार। सुनिए जरा, क्या बहुत बड़ी बात कही जा रही है इसमें। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब है अच्छा व्यवहार। जरा देखिए, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन तो इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न, कुछ नहीं सीखने के लिए है, कुछ नहीं सीखना है, फ्रॉम एनी बॉडी एल्स, किसी और से, एंड दैट एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या कहा गया? इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बॉडी एल्स, को किसी और से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। आइए पांचवें पॉइंट में चलते हैं। वी नोटिस दैट, हम लोग ध्यान देते हैं कि, हम लोग समझते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग को ऐसा समझ में आ जाता है, हम लोग को पता चलता है, ध्यान देता है, ध्यान देने की बात है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा जो मस्तिष्क है एक चंचल पक्षी है, रेस्टलेस है, बेचैन है, चंचल है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ही अधिक चाह पाता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, ध्यान से सुनिए, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम जितना ही ज्यादा अपने पैशंस, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं में लगे होते हैं, लिप्त होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, अनब्रिडल मतलब अनियंत्रित, उतना ही ज्यादा वे अनियंत्रित होते चले जाते हैं। क्या कहा कि हम जितना ज्यादा एक्सक्यूज मी अपनी आकांक्षाओं में लिप्त होते हैं, वह उतनी ही ज्यादा क्या होती जाती है? अनियंत्रित होती चली जाती है। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि
नहीं, हम आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, हमारी इच्छाओं पर एक लिमिट तय कर दिया था, सीमा तय कर दिया था कि भाई हमें इतना से ज़्यादा नहीं करना है, हमें इससे ज़्यादा सुविधा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ज़्यादा हम जितना ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा मन करने लगेगा। और फिर धीरे 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 हम बड़े बड़े यंत्रों का आविष्कार करने लगेंगे, महायंत्रों का आविष्कार करने लगेंगे, और महायंत्रों के आविष्कार के बाद क्या होगा, इसके घातक दुष्परिणाम होंगे। यस, हमारे पूर्वजों को पहले से पता था, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज का विज्ञान उसके मामले में उतना विकसित नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूं, सो ध्यानपूर्वक समझिए। क्या कहा कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, इसलिए उन सबको पता था कि ऐसा करने से क्या होगा, इसलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सेट लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, हमारे इंटेलिजेंसेस पे नियंत्रण लगा दिया था, कंट्रोल कर दिया था कि हमें कितना इंडल्ज होना है इन चीज़ों में, हमें अपने इच्छाओं पर कितना काम करने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसका एक सीमा तय कर दिया था। तो दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा कि खुशी, हैप्पीनेस मुख्य रूप से एक मानसिक स्थिति है, एक मेंटल कंडीशन है, ऐसा उन्होंने देखा। जी हाँ, बिल्कुल, हम खुश कैसे रहते हैं, यह एक मानसिक स्थिति है भाई। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सुंदर चीज़ें होंगी, बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे, बहुत ज़मीनें होंगी, बहुत रुपए पैसे होंगे, तभी हम खुश रह सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी ना, ये मेंटल कंडीशन है। नमक और रोटी खा करके भी हम बहुत प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन मलाई, घी, दूध और नाना प्रकार के मेवा मिष्ठानों को प्राप्त करके भी हम अपने को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने यहाँ क्या कहा कि हमारे पूर्वजों ने क्या देखा था कि हैप्पीनेस ना एक बड़े स्तर पे क्या है, एक मानसिक, मुख्य रूप से क्या है, एक मानसिक स्थिति है। तो आइए छठे पॉइंट में आए। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, मतलब कोई आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वह रिच है, क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी, और वो नाखुश है, अप्रसन्न है, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, जो अमीर लोग होते हैं प्रायः अनहैप्पी देखे जाते हैं, नाखुश देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं खुश प्रतीत होते हैं, खुश दिखाई देते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हाँ ये भी सच है कि जो मिलियंस लोग हैं वो क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, ये भी सच है। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस, मतलब इन सब पर ध्यान देते हुए हमारे आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, हमें विलासिता और आनंदों से दूर रखा था, है ना, लग्जरीज एंड प्लेजर से, विलासिता से और आनंदों से डिसवेड करके रखा था, दूर करके रखा था। We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago, मतलब क्या है, कहना क्या है इसमें कि हमारे पास ना सेम प्रकार के, उसी प्रकार के हल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो हजारों वर्ष पहले हुआ करते थे। ठीक है, क्या कहा, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि हजारों वर्ष पहले जैसे हल हुआ करते थे वही हल तो आज भी हमारे पास है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो कि पुराने समय में जिस प्रकार की कुटिया हुआ करती थी ना, जिस प्रकार की, वही कुटिया तो आज भी हमारे पास है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी, है ना,
तो हमारा जो इंडिजिनस एजुकेशन है रिमेन्स द सेम एज बिफोर, पहले की तरह ही हमारी स्वदेशी शिक्षा भी है। स्वदेशी शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले वो शिक्षा थी वैसे ही है। स्वदेशी शिक्षा कहने का मतलब पहले लोग आश्रमों में पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन किया करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे और वही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। तो गांधी जी पूरे मानव समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, पूरी मानवता को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गांधी जी कोई अनपढ़ आदमी थे, नहीं, गांधी जी उस समय के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उस समय विदेशी यात्रा करने वाले भी लोग बहुत कम होते थे और उस समय उन्होंने विदेश में जा कर के अध्ययन किया था और वहाँ नौकरी भी करते थे। तो जरा सोचिए, उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृतियों को कितनी नजदीकी से देखा था। ठीक है, तो उन्होंने उसकी वास्तविकता को समझा और कंपेयर किया और उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो उससे बढ़िया विश्व की कोई भी संस्कृति नहीं है। तो इसलिए ने क्या कहा कि हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। अभी लाइफ कोरोडिंग क्या है? मतलब है गला काट। लाइफ कोरोडिंग मतलब कहें कि जीवन को घिस देने वाली प्रतियोगिता। आज इसी प्रतियोगिता है ना कि एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको दबा करके कैसे दूसरा व्यक्ति निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंपटीशन को, इस प्रतियोगिता को कहते हैं लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। ठीक है, तो वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास जीवन को घिस देने वाली कोई प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन। ध्यान से सुनिए, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन। हर कोई ना अपने ही पेशे को फॉलो करता था। जो जिसका पेशा हुआ करता था उसको फॉलो करते थे, और ट्रेड और व्यापार को एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज, और उन नियमित रूप से उसके लिए वेज भी लेते थे, मजदूरी भी लेते थे, जो काम करते थे उसके लिए उसका मेहनताना लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट लेकिन आवर forefathers knew that, लेकिन हमारे जो forefathers मतलब पूर्वज knew that जानते थे कि if we set our hearts after such things, यदि हम अपने हृदय को लगा बैठे, अपने दिल को लगा बैठे इन सारी चीज़ों के प्रति, तो क्या होगा जानते हैं? We would become slaves, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। They therefore after due deliberation decided, इसलिए उन लोगों ने ड्यू डेलिब्रेशन के द्वारा, है ना, मतलब काफ़ी सोच विचार कर, जांच पड़ताल करके, मतलब काफ़ी उन लोगों ने आपस में बातचीत की, उसके बाद कंसल्टेशन किया, तो आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, ने निर्णय लिया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। मतलब हम लोग वही करेंगे जो हम अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सकते हैं। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी एंड हेल्थ और स्वास्थ्य कॉन्सिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। हाँ, तो उन लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और स्वास्थ्य है वो हमारे हाथों और पैरों के उचित प्रयोग में ही निहित है, उचित प्रयोग पर ही निर्भर करता है।
तो इस प्रकार हमने 6th पॉइंट को कंप्लीट किया। आइए हम 7th पॉइंट में आते हैं। दे फर्दर रीजनड दैट, उन लोगों ने आगे क्या दिया? रीजनड मतलब तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, कि जो लार्ज सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो क्या हैं? एक स्नेयर के समान है, जाल के समान है। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, यूजलेस मतलब बेकार, इनकम्ब्रेंस मतलब बोझ, वो बेकार के बोझ हैं जो बड़े बड़े शहर हैं। तो एंड द पीपल एंड दैट, और कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, कि लोग उसमें खुश नहीं होंगे, लोग उसमें खुश नहीं रहेंगे। दैट कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम। देखिए फिर इसको समझे। उन्होंने क्या कहा कि जो बड़े बड़े शहर हैं जाल के समान हैं और बेकार के बोझ हैं और उसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। एंड दैट की देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि वहाँ चोरों और डाकुओं का गिरोह होगा। ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और उसमें क्या होगा कि उनमें वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ है वेश्यावृत्ति, एंड वाइस मतलब बुराई, फ्लरिशिंग इन देम, और बुराई उसमें बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा? एंड दैट की पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूट लिया जाएगा। ये शहरों की बात की जा रही है। They were therefore satisfied with small villages, इसलिए वे लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। चलिए हम 8 पॉइंट में आते हैं। They saw that, उन लोगों ने देखा कि, क्या देखा? The kings and their swords were inferior to the sword of ethics, कि राजा और उनकी जो तलवारें थी ना, वो इंफीरियर थी, घटिया थी। किस चीज से? टू द सोर्ड ऑफ एथिक्स, मतलब नीति शास्त्र की जो तलवारें थी उनसे घटिया थी। एंड दे देयरफॉर, और इसलिए उन लोगों ने क्या किया? देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। तो और इसलिए वे लोग क्या करते थे? पृथ्वी की संप्रभुता को ऋषियों और फकीरों की संप्रभुता से घटिया मानते थे। अ नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसका संविधान इस तरह का है, is fitted to teach others than to learn from others, दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने में उपयुक्त है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. This nation had courts, मतलब इस राष्ट्र में कोर्ट्स भी थे, है ना, कचहरी भी थे, और क्या थे? लॉयर्स भी थे, वकील भी थे, और डॉक्टर्स भी थे। बट लेकिन दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वो सब के सब क्या थे? अपनी सीमाओं के तहत थे, उनका अपना लिमिट था। एवरीबॉडी न्यू, हर कोई जानता था। क्या जानता था? दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये सब जो पेशे हैं वे खास तौर पे, खास रूप से वो बड़े नहीं थे, सुपीरियर नहीं थे। मोरओवर these वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और इसके अलावा ये जो वकील लोग थे और जो वैद्य लोग थे वो लोगों को रॉब नहीं करते थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कॉन्सिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन लोगों को क्या माना जाता है? पीपल्स डिपेंडेंट माना जाता था, लोगों के ऊपर आश्रित माना जाता था। और जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर,
और जो न्याय भी था वो टोलरेबली फेयर, टोलरेबली मतलब सहने लायक, फेयर का मतलब अच्छा, सहने लायक अच्छा था, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य नियम क्या था कि टू अवॉइड कोर्ट्स, कि हम लोग कोर्ट्स को नज़रअंदाज करेंगे, हम लोग कोर्ट को हम अवॉइड करेंगे, ऐसा ही नियम उन लोगों ने बना रखा था। तो देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू डेम, इसलिए क्या था, कोई टाउट्स नहीं हुआ करते थे, कोई दलाल नहीं हुआ करते थे, टू ल्योर पीपल, लोगों को लुभाने के लिए, इन टू देम मतलब उन कोर्टों में जाने के लिए, लुभाने के लिए ऐसा कोई दलाल नहीं हुआ करता था। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ये बुराई भी जो थी ना तो सिर्फ राजधानियों में, कैपिटल्स में या फिर इसके आसपास ही देखे जा सकते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो कॉमन लोग थे, जो सामान्य लोग थे, साधारण प्राणी थे, साधारण लोग थे, वो क्या करते थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड देयर कल्चरल ऑक्यूपेशन, और वो फॉलो करते थे मतलब अनुसरण करते थे, मानते थे देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, उनके कृषि के, उनके खेती के ऑक्यूपेशन, पेशे को मानते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे लोग सच्चे स्वराज का आनंद लेते थे। होम रूल मतलब है स्वराज का आनंद लेते थे। चलिए आइए 9th पॉइंट में आते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, को डिस्क्राइब किया गया है वैसे ही इनके भक्तों के द्वारा वर्णन किया गया है, इनके वोटरीज के द्वारा, भक्तों के द्वारा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and under no civilization have all men attained perfection, न तो संसार के किसी भाग में, न ही किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने पूर्णता को प्राप्त किया है, परफेक्शन को प्राप्त किया है। क्या कहा गया, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में नहीं, अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के अंतर्गत भी नहीं, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, ने सभी मनुष्यों ने परफेक्शन को प्राप्त किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि न तो संसार के किसी भाग में और न ही किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने पूर्णता को प्राप्त किया है। तो द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, मतलब भारतीय सभ्यताओं की जो प्रवृत्ति है ना, इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, नैतिकता को एलिवेट करना है, नैतिकता को बढ़ावा देना है। और दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरालिटी, और वो जो और जो क्या है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, वो क्या है, उसका क्या काम है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, टू प्रोपेगेट इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देना है। द लैटर इज गॉडलेस, लैटर का मतलब बाद वाला कौन, मतलब पाश्चात्य संस्कृति की बात, सभ्यता की बात की जा रही है। द लैटर इज गॉडलेस, बाद वाली जो संस्कृत सभ्यता है वह ईश्वरहीन है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और जो पहले वाली जो सभ्यता है यानी भारतीय सभ्यता, वो किस पर आधारित है, ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा समझते हुए, एंड सो बिलीविंग ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट,
क्या है अर्थ? ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए भारत के प्रत्येक प्रेमी के लिए यह उपयुक्त है कि, समझ रहे हैं ना, कि इट बिहोप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रत्येक लवर, प्रत्येक प्रेमी के लिए यह उपयुक्त है कि वो क्या करें, वे प्राचीन संस्कृति से क्लिंग किए हुए रहें। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, कि वे क्या करें, टू क्लिंग टू दी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उससे वो क्या किए हुए रहें, क्लिंग किए हुए रहें, चिपके हुए रहें। कैसे? तो इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा जो होता है माँ की छाती से चिपका रहता है। तो चलिए 10th में आइए। 10th पॉइंट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूं भाई, बिल्कुल नहीं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। क्या कहा है गांधी जी ने? आई एम थैंकफुल टू, मैं धन्यवाद देता हूं, टू द वेस्ट मतलब पश्चिम को, यानी पश्चिमी सभ्यता को, फॉर मेनी अ थिंग, बहुत कई सारी चीज़ों के लिए, जो कि क्या है, आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो कि हमने पाश्चात्य साहित्य से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट की इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि यदि मैं चाहता हूं कि भारत अपने फुलेस्ट हाइट में जाए, यानी उच्चता को प्राप्त करे, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, तो मुझे अपने कंट्रीमैन को, मुझे अपने देशवासियों को अवश्य कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों एवं वर्षों के अनुभवों के बाद, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक पार्ट फ्रॉम इट, इससे, एंड दैट इज दैट, और वो ये है कि वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें इसे अवश्य त्याग देना चाहिए, हमें इसे अवश्य छोड़ देना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट मतलब हर कीमत पर। चलिए 11th पॉइंट में आए। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वो आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। हाँ, तो क्या कहा गया? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? तो यह भौतिकता की पूजा है, मटेरियलिज्म की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर के ब्रूट की पूजा है। ब्रूट मतलब पशुता, ये हमारे अंदर की जो पशुता है उसकी ही पूजा है। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। अनएडल्टरेटेड मतलब विशुद्ध, बिना मिलावट का मटेरियलिज्म, यह विशुद्ध मटेरियलिज्म है, यह विशुद्ध भौतिकवादिता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता भी कुछ नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मॉडर्न मटेरियल सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है यदि यह भौतिक सभ्यता की जीत के हर कदम पर नहीं सोचती है। क्या कहा? इफ इट डज नॉट थिंक, यह नहीं सोचती है, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन, मतलब भौतिक सभ्यता के विजय के हर एक कदम पर यह नहीं सोचती है, तो ये आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। चलिए हम आते हैं 12th पॉइंट की ओर। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक है। इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं है तो। टू वे द वे मतलब होता है वजन करना, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, कि दो सभ्यताओं के मेरिट्स को, अच्छाइयों को आंकना, अगर ये बेकार, अगर ये अनावश्यक, अगर ये बेकार नहीं है तो शायद ये अनावश्यक है। क्या कहा? इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह अनावश्यक है। इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं है। क्या बेकार नहीं है? टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं के अच्छाइयों को आंकना।
इट इज लाइकली दैट, ऐसी संभावना है कि द वेस्ट हैज इवोल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, कि ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ अर्थ प्रतीत होना लीजिए, कि ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता को विकसित कर लिया है, ठीक है ना। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवोल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, जो कि इसके क्लाइमेट को और इसके सराउंडिंग्स को, जलवायु और परिवेश को अच्छा लगता है, भाता है, उसको ही सूट करवा, उसी को ही ये विकसित कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, उसी प्रकार से हमारे पास भी सभ्यता है जो कि हमारे कंडीशंस को, हमारे परिवेश को सूट करता है, हमारी जलवायु को सूट करता है, हमारे परिवेश को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों अच्छे हैं, इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, ठीक है। 13th पॉइंट में आते हैं, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता का जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, मतलब जो विशिष्ट गुण है, वो क्या है? इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या? इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब असीमित वृद्धि। किस चीज में सीमित वृद्धि? तो मानव की इच्छाओं में। फिर से देखें इसको, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण है मानव की इच्छाओं में असीमित वृद्धि। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। इसको ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्या कहा? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब क्या है? अभी बताया ना कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon our wants. प्राचीन सभ्यता का गुण है क्या? इन इच्छाओं के ऊपर आवश्यक रूप से प्रतिबंध लगाना या सख्त रूप से नियंत्रण करना, ठीक है। अपॉन दिस वांट्स मतलब इन इच्छाओं के ऊपर क्या करना? आवश्यक प्रतिबंध लगाना और सख्त नियंत्रण लगाना। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसाइटिएबलनेस अराइजेस। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसाइटिएबलनेस मतलब मॉडर्न मतलब आधुनिक, और मतलब या वेस्टर्न इनसाइटिव, वेस्टर्न का मतलब पाश्चात्य, और इनसाइटिएबलनेस मतलब है असंतुष्टि। इनसाइटिएबलनेस मतलब असंतुष्टि। अराइजेस मतलब है विकसित होती है, बढ़ती है। कैसे? रियली, वास्तव में। फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ, वांट मतलब कमी, ऑफ लिविंग फेथ जीवंत विश्वास में। किस चीज में विश्वास की कमी के कारण? इन फ्यूचर स्टेट, है ना। फ्यूचर स्टेट मतलब भविष्य में, भविष्य की जो अवस्था है उसमें विश्वास की कमी के कारण। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी, और इसलिए डिवाइनिटी में भी कमी के कारण ये असंतुष्टि का विकास होता है। तो इसको जरा फिर से समझें तो शायद ठीक से समझ में आए। तो the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, मतलब है आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण है मानव की इच्छाओं में असीमित वृद्धि। और the characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants, मतलब है प्राचीन सभ्यता का गुण है इन इच्छाओं के ऊपर आवश्यक प्रतिबंध और सख्त नियंत्रण।
The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. मतलब है कि आधुनिक या पाश्चात्य असंतुष्टि है वो भविष्य की अवस्था में जीवंत विश्वास की कमी के कारण और इस प्रकार दैवत्व में भी, डिवाइनिटी में भी विश्वास की कमी के कारण वो बढ़ जाती है. क्या? आधुनिक या पाश्चात्य असंतुष्टि. तो इसमें क्या कहा गया है? द रेस्ट्रेंट का मतलब है प्रतिबंध. द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर. मतलब है प्राचीन या पूर्वी सभ्यता के ऊपर प्रतिबंध उत्पन्न होता है. कैसे? तो भविष्य की अवस्था में और दैवीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास के कारण प्रायः बिना हमारे चाहे हुए. फिर से समझिए. द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ. मतलब रेस्ट्रेंट का मतलब हमने देखा प्रतिरोध, ऑफ का मतलब क्या का, एंशियंट मतलब है प्राचीन, ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता. मतलब है प्राचीन सभ्यता या पूर्वी सभ्यता के ऊपर प्रतिबंध अराइजेस बढ़ती है फ्रॉम ए बिलीफ, एक विश्वास से. विश्वास किसमें? तो ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट. इस किसके बावजूद, है ना, हमारे आवरसेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट, कि हम लोग फ्यूचर स्टेट में हैं, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर. मतलब दैवीय जो शक्ति है उसके अस्तित्व में. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. 14th पॉइंट में आ जाएं. क्या कहा गया? Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. मतलब some of मतलब कुछ of the immediate मतलब तात्कालिक and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. मतलब कि आधुनिक आविष्कारों के जो कुछ इमीजिएट यानी तात्कालिक एवं ब्रिलियंट रिजल्ट्स, शानदार परिणाम इतना पागल कर देने वाले हैं, इतने मैडनिंग हैं कि इन्हें रोका नहीं जा सकता है, इन्हें रेसिस्ट नहीं किया जा सकता है. बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट. लेकिन मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है, मुझे किंचित भी संदेह नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि मनुष्य की जो विजय है ना वो निर्भर करती है उस रेसिस्टेंस में, उस प्रतिरोध में. वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर. गांधी जी ने देखिए कब कह दिया, बहुत पहले कहा कि हम लोग खतरे में हैं. वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर. मोमेंटरी का मतलब है क्षणिक. क्षणिक सुख के बदले में जो परमानेंट गुड है, जो परमानेंट अच्छाई है, वो हमेशा के लिए जो अच्छाई है उसको खोने के डर में है. आइए हम 15 पॉइंट में चलते हैं. जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. देखिए क्या अर्थ है? Just as का मतलब है जिस प्रकार, in the west, पश्चिम में, they have made wonderful discoveries, उन लोगों ने आश्चर्यजनक खोज किए हैं. इन थिंग्स मटीरियल मतलब
भौतिक वस्तुओं में, सिमिलरली उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज, उसी प्रकार हिंदुत्व ने क्या किया है, और भी ज़्यादा मार्वलस डिस्कवरीज किया है, और भी ज़्यादा शानदार खोज किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल, आत्मा में और सोल, आध्यात्म में और आत्मा जैसे थिंग्स में हिंदुइज्म ने शानदार खोज किए हैं। 16 पॉइंट, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं हैं इन महान और अच्छी खोजों के लिए। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हमारी आंखें चौंधिया गई है बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक विकास से, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसे पश्चिमी विज्ञान ने किया है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रोग्रेस से इनेमर्ड नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, मैं उस विकास से प्रसन्न नहीं हूं। इन फैक्ट it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. In fact, वास्तव में it almost seems, ये लगभग प्रतीत होता है कि मानो God in his wisdom, कि ईश्वर ने खुद ही अपने विजडम में has prevented India, ने भारत को रोक दिया है, किस चीज से, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along those lines, उन चीजों की तरफ विकास करने से। लगता है भगवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही भारत को रोक लिया है, सो दैट, ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, ताकि यह भौतिकवादिता के प्रवाह को रोकने के अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो चलो 17th पॉइंट में आते हैं। आफ्टर ऑल, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. आखिरकार कुछ तो है हिंदुत्व में जिसने इसे अब तक जीवंत रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. यह साक्षी बना है, इसने विटनेस किया है, साक्षी बना है यह किस चीज का? The fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations के, बेबीलोन की सभ्यता का, सीरिया की सभ्यता का, पर्सिया की सभ्यता का, इजिप्ट की सभ्यता के फॉल का, पतन का ये विटनेस रहा है, यह साक्षी रहा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। वेर इज रोम, रोम कहाँ है? वेर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप कहीं ढूंढ सकते हैं? एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, क्या आप उस गिबन की इटली को कहीं ढूंढ कर दिखा सकते हैं? और रादर द एंशिएंट रोम, और वो जो एंशिएंट रोम था, प्राचीन रोम था, और फॉर रोम वाज इटली, और क्योंकि इटली ही रोम था, क्या आप कहीं ढूंढ कर दिखा सकते हैं? तो आइए 18th पॉइंट में, गो टू ग्रीस, देखिए ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहां है विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, उत्कृष्ट सभ्यता। एटिक का मतलब अटारी भी होता है, और एटिक का मतलब होता है सबसे ऊंचा, बहुत ऊंचा, उत्कृष्ट। ओके, अटारी शायद समझ रहे होंगे आपने, एक जमाने में गाना सुना होगा, वो चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोरा
कबूतर ऐसा इस तरह का, हमारे ज़माने में ऐसा गाना था। खैर अटारी मतलब आप समझ रहे हैं, वो छत पे जो घेरा दिया हुआ होता है, ऊपर पे एक शेड बना होता है, उसको शायद अटारी कहते हैं। तो चलो, तो लेकिन यहाँ एटिक सिविलाइजेशन का मतलब है उत्कृष्ट सभ्यता। गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? उत्कृष्ट सभ्यता कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, तब इंडिया लौट करके लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स। तब उस व्यक्ति को जो इंडिया लौट करके आया है, उसको आप कहिए कि जो हमारा जो मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं, मतलब सबसे जो प्राचीन रिकॉर्ड हैं, सबसे प्राचीन जो आंकड़े हैं, उसको पढ़ो एंड देन लुक अराउंड यू। और तर आप अब अपने आसपास देखिए क्या होगा। यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से, तो आप कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या बाध्य हो जाएंगे भाई? यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, कि यहाँ प्राचीन भारत अभी भी रह रहा है, प्राचीन भारत अभी भी जिंदा है। चलिए 19 पॉइंट में आते हैं। ट्रू, सत्य है। देयर वर डंग हिप्स टू, हाँ सत्य है कि गोबर के ढेर भी थे, बिल्कुल, और अभी भी हैं। गोबर के ढेर भी आपको इधर उधर मिल जाएंगे भारत में, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बेरीड अंडर देम, लेकिन उन गोबर के ढेरों में ही ना बड़े बड़े भंडार छिपे हुए हैं, रिच ट्रेजर्स छिपे हुए हैं, बड़े ही बड़े बड़े भंडार उस गोबर के ढेर में ही छिपे हुए हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट the end which Hinduism had set before it was not developed along material but spiritual lines. सुनिए, इसमें क्या कहा गया कि क्या कहा? And the reason why it has survived is that, और जिस कारण से ये सरवाइव हुआ है, जिस कारण से ये बचा हुआ है, वो किस कारण से? क्यों? क्योंकि इसने जो अपना एंड सेट किया है, अपना जो लिमिट सेट किया है हिंदुइज्म ने, वॉज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, वह भौतिक वस्तुओं में विकास को लेकर के नहीं था, बट स्पिरिचुअल लाइन्स, आध्यात्म की ओर विकास को लेकर के इन्होंने अपना एंड सेट किया था, अपना लिमिट सेट किया था। इसीलिए भारत, एंशिएंट भारत आज भी जीवित है। चलिए आइए 20वें पॉइंट में आते हैं। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर बॉन्ड्स। हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज निर्भर नहीं करता है अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, अपने इच्छाओं में वृद्धि करने के ऊपर, जिसको कहते हैं सेल्फ इंटेलिजेंस। ठीक है, सेल्फ इंटेलिजेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ डिनायल। मतलब ये है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी इच्छाओं की वृद्धि, जिसको कहते हैं सेल्फ इंटेलिजेंस यानी आत्म संलिप्तता, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है? ये इच्छाओं के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन पर निर्भर करता है, इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध पर निर्भर करता है। और वो प्रतिबंध क्या है? तो जिसको आत्म त्याग कहते हैं, सेल्फ डिनायल कहते हैं, और इस पर निर्भर करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की जो सभ्यता है, निसंदेह यूरोप वासियों को अच्छी लगती है, यूरोप वासियों के लिए सूट करती है, यूरोप वासियों को पसंद है, वो उनको भाती है। लेकिन जरा देखें, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए बर्बादी लाएगा,
इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, यदि हम इसे कॉपी करने की एंडेवर करते हैं, का प्रयास करते हैं, की कोशिश करते हैं, यानी इसको नकल करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो भारत के लिए तबाही लाएगा ही। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। यह कहना नहीं है कि जो कुछ भी अच्छा होगा या शामिल करने के लायक होगा उसे हम अपना नहीं सकते हैं या उसमें वो हम अपने कल्चर में, अपनी सभ्यता में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोप वासियों को भी will not have to part with whatever evil might have crept into it, कि जो कुछ भी बुराई इसमें आई होगी उससे अलग नहीं होना होगा। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं, जिस प्रकार से भारतीय लोग जो अच्छी चीजें हैं अपनी सभ्यता में शामिल कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो कुछ भी बुराई यूरोपियन कल्चर में है, यूरोप की संस्कृति में है, यूरोप की सभ्यता में है, उससे भी उसको अलग होना होगा या उसे अपनी सभ्यता से निकालना होगा। चलिए 22nd, द इंसेसेंट सर्च। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। मटेरियल का मतलब भौतिकवादिता, भौतिक यानी वस्तु। The incessant search for material comforts, मतलब भौतिक आराम, and their multiplication, और उनकी वृद्धि, is such an evil, मतलब भौतिक आराम और उनकी वृद्धि के लिए जो लगातार सर्च चल रही है, लगातार खोज चल रही है, is such an evil, यह एक ऐसी बुराई है, यह एक ऐसी evil है, बुराई है। And I make bold to say, और मैं जोर देकर कहता हूं कि the Europeans themselves will have to remodel their outlook। मैं जोर देकर के कहता हूं कि यूरोपियंस को खुद ही क्या करना होगा, अपने आउटलुक को, अपने नजरिए को बदलना होगा। If they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, मतलब कि if they are not to perish, यदि वे नष्ट होना नहीं चाहते हैं, किसके अंतर्गत, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, उस आराम की बोझ के तले जिसके वो गुलाम हो रहे हैं, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर इससे, अगर वे गुलाम, जिसके वो गुलाम हो रहे हैं, से नष्ट होना नहीं चाहते हैं, तो वास्तव में उन्हें क्या करना होगा, अपने परिप्रेक्ष्य को बदलना होगा, अपने आउटलुक को रीमॉडल करना होगा। अगला, इट मे बी दैट, यह हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि जो मेरा रीडिंग है, मेरा पठन है, वो गलत है, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन फॉर द गोल्डन फ्लेस इज टू कोट सर्टेन डेथ। मैं जानता हूं कि भारत के लिए ये गोल्डन फ्लीस की जो खोज है ना, ये जो नागमणि की खोज में जो दौड़ रहे हैं, ये सचमुच उसके लिए क्या लाएगा, ये मृत्यु ही लाएगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलो हम अपने हृदय पे छाप लगा दें, मुहर लगा दें, इनग्रेव कर दें, द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पाश्चात्य फिलोसफर के, दार्शनिक के की जो सोच है उसको हम अपने दिल पे मुहर लगा लें। और जो उन्होंने क्या कहा था, ये पाश्चात्य फिलोसफर के द्वारा कही गई बात है। क्या है, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन और उच्च विचार।
गांधी जी ने हमारे पास पहुंचाया, लेकिन ये स्टेटमेंट गांधी जी का नहीं है, बल्कि एक वेस्टर्न फिलोसफर ने ऐसा कहा था। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज तो ये श्योर हैं हम लोग कि इस लाखों लोगों को हाई लिविंग्स नहीं मिल सकते हैं, ऊंची लिविंग्स नहीं जी सकते हैं, उच्च स्तर के जीवन को जी नहीं सकते हैं। एंड वी द फ्यू, हम में से कुछ लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, और हम में से जो कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं लोगों के लिए विचार करने का, ठीक है, आर इन ए वेन, हाँ, रन द रिस्क, हम लोगों को खतरा है, इन ए वेन सर्च फॉर आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। मतलब ये है कि हम में से कुछ लोग जो कि लोगों के लिए विचार करने की बात करते हैं, कि हम लोगों के लिए सोचने समझने का कार्य करते हैं, तो हम लोग खतरे में हैं। किस चीज़ को, कि किस चीज़ के खतरे में हैं, कि ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, जो हमारी जो उच्च सोच है, उच्च सोच को खो देने के खतरे में चल रहे हैं। ठीक है, कि ये क्यों भाई, तो इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, तो उच्च जीवन की खोज में, कि जो बेकार की जो खोज है उसके चक्कर में हम अपने हाई थिंकिंग को भी खोने के खतरे में चल रहे हैं। चलिए आइए 23rd पॉइंट में। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन। सभ्यता अपने वास्तविक अर्थ में, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर नहीं करता है, वृद्धि पर, इच्छाओं की वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है, बट इन द डेलिब्रेशन एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। यहाँ वांट्स का मतलब है इच्छाएं, मतलब है सभ्यता अपने वास्तविक अर्थ में शामिल है इच्छाओं की वृद्धि में नहीं, बल्कि इच्छाओं के ऊपर जानबूझकर और स्वेच्छापूर्वक प्रतिबंध लगाने में। तो दिस अलोन इंक्रीजेस, और ये अकेले ही बढ़ा देता है, एंड प्रमोट्स, बढ़ावा देता है, कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, सेवा की क्षमता को। ठीक है, तो आइए सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है 24th पॉइंट, जिस पर हम काम करें। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। मतलब एक हद तक शारीरिक शांति और आराम आवश्यक है, बट लेकिन above a certain level, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर ये क्या हो जाता है, it becomes a hindrance instead of help। ये हेल्प होने की बजाय या मदद की बजाय क्या बन जाती है, यह बाधा बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है। Therefore, इसलिए the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। So, इसलिए असीमित संख्या में इच्छाओं को जन्म देना और उन्हें संतुष्ट करने का जो आदर्श है वो भ्रम और जाल की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, क्या कहा, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सिम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। ये भ्रम और जाल जैसा प्रतीत होता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, और किसी व्यक्ति की बौद्धिक जरूरतों की संतुष्टि को भी, भौतिक जरूरतों की संतुष्टि को भी मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट, डेड स्टॉप, उसका भी एक, उसे भी एक निश्चित बिंदु पर
स्टॉप करना होगा, विराम लगाना होगा, बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस, है ना। इसे शारीरिक और मानसिक विलासिता में बदलने से पहले इस पर पूर्ण विराम अवश्य लगाना होगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances. एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को must arrange his physical and cultural circumstances. एक मनुष्य को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be contented. मतलब ये है कि a man, एक आदमी को must arrange his physical and cultural circumstances. एक मनुष्य को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार सजाना होगा कि ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि उन्हें वो रोक ना सके इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो मानवता की सेवा में उन्हें रोक ना सकें, ऑन विच, जिसके ऊपर ऑल हिज एनर्जीज, उसकी सारी ऊर्जा, शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, सारी ऊर्जा लगाई जानी चाहिए या लगनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सभी पॉइंट्स को भली भांति समझ लिया है। अगर आप इसे एक बार दो बार पढ़ेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आप उनका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी मेहनत से सुना है, समझा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन में एक समय का एक बेहतर सदुपयोग किया है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो है भारत इज़ माई होम, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तब तक आप घर में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्ययन कार्य में लगे रहें, और इस चैप्टर के से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके ऐप पर ही भेज दिए जाएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।